पापा को लिटरली मैंने ऑफिस जाते देखा था सुबह, और उसके बाद सीधा उनका कॉफिन देखा था मैंने। बहुत बार इतनी रिजेक्शंस के बाद आपको लगता है कि क्या मैं आई एम नॉट गुड इनफ, क्या मैं जैसी दिखती हूँ वैसी मैं पर्दे पे आने लायक हूँ भी कि नहीं। लंच बॉक्स इज समथिंग दैट चेंज द गेम फॉर मी। निम्रत कौर हैं अभिनय की शान, हर किरदार में डालें जान। जी हाँ, अभिनय, टैलेंट, खूबसूरती, सादगी, कमाल का कॉम्बिनेशन है निम्रत। और उनके किरदारों को आप उनके इम्पैक्ट की वजह से जानते हैं। आज उनकी सक्सेस स्टोरी को हम सेलिब्रेट करेंगे। कैसी है निम्रत? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी, थैंक यू। जो आपके फैंस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, उनको कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। जी, मैं एक्चुअली पापा मेरे फ़ौज में थे, तो बचपन मेरा कैंटोनमेंट्स में निकला है, छोटे शहरों में और आर्मी कैंप्स में। और बहुत ही एक प्रोटेक्टेड और सुंदर और एक इनोसेंट सा एनवायरनमेंट हुआ करता था, जहाँ पे सब घरों में एक सा फर्नीचर, एक सी चीज़ें, एक से स्कूल बैग्स थे हमारे पास, और बहुत ही एक सिंपल और सादा एनवायरनमेंट था एक्चुअली। और फिर 11 साल की उम्र के बाद फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। वी लॉस्ट माय फादर इन कश्मीर। वहाँ पे एक आतंकवादियों के वजह से एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से वी लॉस्ट हिम देयर। एंड फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, माय मदर, माय सिस्टर एंड आई। और फिर दिल्ली रही हूँ मैं कुछ 10 एक साल, और फिर मैं बॉम्बे आ गई। जब 11 साल की उम्र में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आप नोएडा आए होगे, शायद नोएडा। नोएडा। जी बिल्कुल। तो लाइफ एकदम अलग हो गई होगी। बिल्कुल, पूरी तरह। मतलब एक तो आर्मी एनवायरनमेंट से एक सिविल एनवायरनमेंट में आना। मैं मोस्टली पंजाब और ऐसी छोटे-छोटे जगहों पे रही थी, पंजाब के जैसे छोटे शहर होते हैं। वहाँ से सीधा एक दिल्ली जैसी बड़ी जगह, नोएडा भी मेरे लिए बहुत बड़ा था उस वक़्त। बिल्कुल चेंज हो गई, काया-पलट हो गई ज़िंदगी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हर तरीका अलग था, लोग अलग थे, एनवायरनमेंट अलग था, लाइफ़ अलग थी। और पापा के बिना तो मतलब बिल्कुल ही लाइफ़ बहुत ही अलग मोड़ ले लिया था लाइफ़। बचपन की वो कौन-सी बात है जो आगे आने वाली जो लाइफ है, उस पे गहरा असर उसने डाला? पिताजी का ना रहना, डेफ़िनिटली। पापा का ना रहना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। और एक ऐसी उम्र में जब आप इतने एक अजीब से एक स्टेज में होते हैं कि आप ना छोटे बच्चे हैं, ना आप एक प्रॉपर एक फ़ॉर्म्ड इंडिविजुअल हैं। मैच्योर भी नहीं मैच्योर होते। भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो एक ऐसी स्टेज पे वो एक ज़िंदगी का एक कड़वा सच सहना पड़ा, समझना पड़ा। तो मेरी जो ज़िंदगी की जो एक फाउंडेशन है ना, वो आई थिंक वहाँ से कुछ चेंज हो गई। और आज जो मैं अपनी एक ज़िंदगी जीती हूँ, या जैसे जो मैं अपने चैलेंजेस हो गए, या अपनी एक लाइफ ग्रिड जिसको बोलते हैं, जिसमें हम चलते रहते हैं ना, मेरे ख्याल वो एक इंसिडेंट बहुत क्रिटिकल रहा है इन शेपिंग मी एज अ पर्सन। वो समय से पहले मैच्योर हो जाना, वो हाँ, ज़िम्मेदारियाँ आ जाना वो। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसी अननोइंग अडल्टहुड आ गया, जो दिमाग में एक ऐसी मैच्योरिटी सी आनी पड़ी एट अ वेरी यंग एज, जो मुझे अब समझ में आता है एज़ एन अडल्ट। बट उस वक़्त मुझे पता नहीं चला था, बिकॉज़ ओवरनाइट आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो वो एक अपने आप में अजीब-सा प्रेशर है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। तो वो बचपन में शायद आपको समझ नहीं आता है पूरी तरह। एज़ एन अडल्ट आपको समझ आता है। मैंने कहीं पढ़ा कि आप एथलीट थे, बचपन में रनिंग अरे करते थे, वाह! लेकिन किसी वजह से जी। छोड़ना पड़ा। अरे मैं जब 9 साल की थी, तो मुझे एक अजीब-सी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गई थी, रूमेटिक हार्ट फीवर उसको कहते हैं, जिसकी वजह से 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं मतलब ऑलमोस्ट बेड रिडन थी उस वक़्त। एंड ये अपने आप ही बीमारी हो जाती है, कुछ रीज़न कोई नहीं होता है इसका। पटियाला में मैं पढ़ रही थी, यादविंद्र पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे मैं स्प्रिंटर हुआ करती थी एक्चुअली। तो उसके बाद से फिर एथलेटिक लाइफ़ थोड़ी-सी सेट, उसको एक सेटबैक लगा था, बट देन आई फिर वो छूट जाती है चीज़, एक शौक था वो मुझे रनिंग का, तो पर वो छूट गया। आप वहाँ भले स्प्रिंटर थे, लेकिन आप लाइफ में वो जो हर्डल रेस होती है ना, हाँ, वो हाँ, जीत रहे हो। ऑब्स्टिकल कोर्स में मैं माहिर वो लगातार आप हूँ। जीत रहे हो, कदम दर कदम हर ऑब्स्टिकल को कूदते-फांदते और एक नया मुकाम हासिल करते हुए जा रहे हो। फिर उस समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो जिस तरीके का ड्रामा या वो सब में फिर वहाँ से डाइवर्ट होके उसमें हिस्सा लेना शुरू किया आपने? हाँ, बिल्कुल। और एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में पूरी शुरुआत से करती आई हूँ। मैं बहुत ही एक ना स्टेज को बहुत प्यार करती थी मैं। हमेशा डिबेट्स,
स्कूल लेवल के जो हमारे प्लेस वगैरह होते हैं, यू नो। सो ऐसा नहीं था कि मैं एक इंट्रोवर्ट थी, या मैं अपने आप को मैं शर्माती थी या लोगों से अलग रखती थी। मुझे इनफैक्ट स्टेज पे जाना पसंद इसलिए था क्योंकि मुझे लोगों के रिएक्शंस में मज़ा आता था। एज अ चाइल्ड मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आर्मी में क्या होता है, हर 2-3 साल बाद आपकी पोस्टिंग चेंज आती होते है। रहते हैं, हाँ, तो आपके लाइफ दोस्त भी लॉन्ग बदलते रहते हैं। दोस्त बदलते रहते हैं, तो आप जहाँ जा रहे हैं आपको एक अपना नया इंट्रोडक्शन बनाना है, पहचान बनानी है। तो मुझे लगता था कि जिस भी स्कूल में मैं जाऊँ, अगर मैंने ड्रामेटिक्स में मैं चली गई और मैं स्टेज पे आ गई, तो एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स जल्दी बन जाएँगे। तो मेरा वो तरीका था टू बी नोटिस्ड एंड बी लाइक ओके, ये वो लड़की है, ये हम इनके फ्रेंड बनेंगे, ऐसा। फिर मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आए? देखिए, कॉलेज के बाद मुझे और पढ़ाई नहीं करनी थी। मैं परेशान हो गई थी पढ़ाई कर के। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो ऐसा करना है अब, जहाँ पे पैसे बने और पढ़ाई ना करनी पड़े। वो लड़की जो गणित में तेज थी, उसको जीवन का गणित भी समझ में आ रहा था। जीवन का गणित मुझे मुझे समझ में आ गया था कि ये मैं यहाँ टिक तो नहीं पाऊँगी अब, अगर एक एक ऑफ़िस में जाना, और वो लाइफ़ मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली कि मैं कैसे कर पाऊँगी। तो फिर दिल्ली से बम्बई आना हुआ उस वक़्त। मम्मा को बताया, उन्होंने क्या बोला मम्मी को मम्मी ने? बताया, बहुत परेशान थी वो, बहुत परेशान थी, कह रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, और ऑनेस्टली कॉलेज से निकली हुई एक बच्चे को आप भेज रहे हैं द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, सो टू से, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ खतरनाक चीज़ें ही सुनने को मिलती हैं। ऑब्वियसली एक आर्मी वाइफ के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो कोई भी परेशान हो जाएगा, तो मम्मी को थोड़ा तो डर था, बट उनको मुझ पे भरोसा भी बहुत था, आई थिंक एट दैट टाइम, कि ये लड़की कुछ भी करेगी लेकिन गुम नहीं हो जाएगी वहाँ पर। तो उनमें जो कॉन्फिडेंस था वो लेकर मैं यहाँ पे आई, और धीरे-धीरे करके एक पोर्टफोलियो मैंने खिंचवाया था एक फैमिली फ्रेंड से वहाँ पे, और हाँ, उन उस समय फोटोग्राफ्स, पोर्टफोलियो का बड़ा वो ट्रेंड हाँ, था हाँ, ना? 4-5 फोटोग्राफ्स, मिड शॉट, बड़े महँगे क्लोज़अप, होते थे। हाँ, उस वक़्त मेरे फैमिली फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे ऐसे चार्ज नहीं किया था थैंकफुली, क्योंकि उन्होंने बड़ी काइंडली वो एक एज़ अ जेनरॉसिटी मुझे वो फ्री में शूट करके दिया था प्रीटी मच। तो वो फ़ोटोग्राफ से पीछे स्टिकर्स लगा के, और हर प्रोडक्शन हाउस में जाके मैंने फिर खुद जाके दिए। अच्छा, पहली बार इल्म कब हुआ? ये क कब पता चला या किसी ने बताया कि मॉडलिंग करनी चाहिए, अच्छे दिखते हो? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं कैसी दिखती हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। मुझे ना मैं जब, क्या होता है ना कि आप जब बड़े हो रहे होते हैं, आपको या तो आपको बहुत अटेंशन मिली हो, तो आपको समझ में आता है कि कुछ तो होगा जो लोग मुझे बहुत अटेंशन देते हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं। मैं एक बहुत ही आम लड़की थी, कैजुअल, नॉर्मल, सिंपल लड़की। चोटी यहाँ तक, और बालों में तेल, सॉक्स यहाँ तक, स्कर्ट यहाँ तक, उस तरह की, मतलब एक सिंपल सादा बचपन था, ये अवेयरनेस नहीं थी कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं अच्छी हूँ कि कैसी हूँ। मुझे बस मज़ा आता था स्टेज पे। सो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचाने की कोई चीज़ होती है कि लोग देखेंगे कैसे कि मैं कैसी हूँ। तो वो होता है ना, एड फ़िल्म्स वग़ैरह देखना और अपने आप को माधुरी दीक्षित समझना, और फिर कि यार मेरे को ऐसा ही कुछ करना है, कपड़े बदल-बदल के डांस करना है, और ऐसे फ़िल्मों में सुंदर-सुंदर लगना है, और मेरे सपने वो थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो हकीकत कैसे बनेगी। दैट इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। मुझे किसी ने बोला कि आप फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाइए और ये लेके आप बॉम्बे जाइए और वहाँ पे ना लोगों को दीजिए, और दैट्स द फर्स्ट वे टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश योरसेल्फ। उस वक़्त पेजेंट्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थीं, और उनका तो मतलब इतना बड़ा ऑरा हम और उस लोगों, समय लाइन बहुत, से हर 1-2 साल अरे के हाँ, अंदर हाँ। इंडियन ब्यूटीज़ जो है जीत रही थी। एब्सोल्युटली, और क्या मतलब कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी वो, कि, और एक वो होता है ना कि अरे ये भी आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, मैं भी हूँ, ये भी हो सकता है। और शाहरुख खान के मैं इंटरव्यूज पढ़ती रहती थी, उनके इंटरव्यूज का मुझ पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। और दिल्ली वाला कनेक्शन दिल्ली जो वाला कनेक्शन, तो मुझे लगा यार ये तो मैं तो कुछ तो कर ही सकती हूँ, तो मैंने फिर वो फोटोग्राफ्स वगैरह भेजी, खुद जाके दी प्रोडक्शन हाउसेस में। फिर ऑडिशंस मिले एड्स वगैरह के लिए, कुछ 85 से 100 ऑडिशंस शायद मैंने दिए थे, इससे पहले कि मुझे पहली मेरी एड मिली, वो जो पहला ऐड था वो कैडबरी वाला? पहला एड नहीं था वो, इनफैक्ट वो लंच बॉक्स के बाद बाद शूट का है किया है। वही। पहला एड मैंने किया था एशियन पेंट्स के लिए, जो सुजीत सरकार सर ने, उन्होंने शूट किया था। या पहला मेरा एक्सपीरियंस कैमरा पे था
जो म्यूजिक वीडियोस मैंने वही किए। मैं उस पे आने या वाला था। वो आपकी ना सबसे ज़्यादा मतलब विजुअली जो दिल में रखी हुई है ना, वो इतना क्यूट सा, इतना इनोसेंट, यस प्योर सा था, और उसका जी। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था, वो म्यूज़िक बज रहा है, कुमार शानू की आवाज़, और या 2 पार्ट में एक म्यूज़िक उस समय सिंगल बनना, ये बहुत बड़ी बात थी, जी जी दोनों बिल्कुल। पार्ट में, और बहुत कमाल के गाने हुए थे उसके। वो मेरा पहला वो छप गया था एकदम। हाँ वो मेरा पहला था एक्सपीरियंस ऑन कैमरा। मैं उससे पहले मैं कैमरा पे कभी काम वो नहीं कैसे किया। मिला? एक सोनी म्यूजिक में ना कुछ म्यूजिशियंस वो जो कंपोजर्स थे, वो आए थे लंदन से, उनको एक नई लड़की चाहिए थी उस वक्त। और मैंने मतलब उनको फोटोग्राफ्स भेजी थी वहाँ पे थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। और उन्होंने फिर मुझे पता लगा कि कोई नई लड़की चाहिए, तो बस उन्होंने फिर मेरा स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया। और अपूर्वा असरानी जो अब हाँ, एडिटर राइटर हैं, हैं और जी, वो उस वक्त उन्होंने डायरेक्ट करे थे ये। तो आई रियली गॉट लकी विद दैट, यू नो, बिकॉज़ मुझे उनकी अहमियत अब समझ में आती है, बिकॉज़ आज तक वो तेरा मेरा प्यार, यू नो, वो इतना हमारे जैसे लोगों से पूछिए, फैन है अब नहीं तक। नहीं, लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो, यू नो, एक एक चीज़ एक समय के बाद और ज़्यादा एक धीरे-धीरे वो कल्ट स्टेटस में आ जाता या है। आई बिलीव सो। जी, उस बिल्कुल। वो हिट हुआ, इतना चला वो म्यूज़िक वीडियो, अ, उससे पहचान बनी, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, फीडबैक कैसा था? फीडबैक तो उस वक्त देखिए क्या होता है ना, जब आप बॉम्बे में आप इतने लॉस्ट होते हैं, आपको कौन फीडबैक देगा? मतलब आपको धीरे-धीरे पता चलता है कि अच्छा लोगों ने देख लिया है। बट मुझे एड फ़िल्म्स मिलनी शुरू हुई ना जब उसके बाद, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, शायद लोगों ने ये देखा है, क्योंकि टीवी था ना उस वक्त। उस वक्त और कुछ तो था नहीं, दिस इज़ लाइक 2004। एंड मैं बस जाती थी जहाँ, तो कुछ लोगों को पता होता था ऑडिशंस वगैरह के लिए कि डिडंट यू डू दैट म्यूजिक वीडियो, तो मैं बोलती थी हाँ। बट हकीकत ये थी कि काम तो फिर भी ढूंढना ही था। ऐसा तो था नहीं कि वो म्यूजिक वीडियोस ने लाइफ बदल दी, या काम तो फिर भी ढूंढना था। तो ऑडिशंस करती रहती थी, एड फिल्म्स फिर मिलती गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। सो रसोई और घर का रेंट वगैरह उसका, वो उसका ख्याल रख। एक हम्बल बैकग्राउंड से शहर, दूसरे शहर से आने के बाद, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, यहाँ आना अकेले अपने दम पर विदाउट एनी गॉडफादर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ बड़ा रोना-धोना, मुझे बहुत रोना आता था जब यू नो घर से दूर, कोई ऐसा कम्फर्ट नहीं था, कुछ यू नो फैमिली नहीं थी आस-पास, और बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल दिन देखे कई बारी। और क्या होता है कि आप जब बॉम्बे आए हैं, अगर ज़्यादा रोएँगे तो फिर फैमिली वाले कहेंगे कि भई वापस आ जाओ, बहुत हो गया। तो ज़्यादा वो परेशानी भी नहीं दिखा सकते। और इतने और खुद के अंदर जब ज़िम्मेदारी पहले ही ले ली हो, हाँ, तो हाँ। मैच्योरिटी भी रखनी पड़ती है। बिल्कुल, और एक फिर वो एक ईगो भी होती है ना कि ऐसे थोड़ी ना वापस चले जाएँगे, यू नो, कुछ तो करना ही है, अब यहाँ आए हैं, इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, यू नो। तो उसमें एक एक वो भी होता है कि अब क्या मतलब, फिर पैकिंग करके वापस थोड़ी जाएँगे। तो ऑडिशंस वगैरह करते-करते कभी-कभार ऐसी हालत होती थी कि पूरा दिन निकल जाता था और खाना नहीं खाया होता था, और रियलाइज़ नहीं करते थे कि कहाँ खाना खाएँगे, क्या करेंगे। ट्रेन से सफ़र करना, यू नो, अपना खुद मेकअप-वेकअप करके, मुझे याद है मैं एक बारी ऑटो से जा रही थी और गाड़ी वाले ने पूरा छपाक। आपने शायद सब कुछ ही पढ़ लिया है। ये मेरी लास्टिंग मेमोरी है, इतनी ज़्यादा डीप उसमें है ना, एक कोर मेमोरी है, बिकॉज़ आप रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा भी एक, यू नो, ऐसे भी इंसिडेंट्स लेकिन होते हैं। कमाल की बात है, आप हारे नहीं, अब ऑडिशन पहुँच कंटिन्यू पाँच नहीं, किया मैं आपने। गई ऑडिशन, बिल्कुल गई मैं उसके लिए। और बहुत बार, यू नो, इतनी रिजेक्शंस के बाद आपको लगता है कि क्या मैं आई एम नॉट गुड इनफ, क्या मैं जैसी दिखती हूँ वैसी मैं पर्दे पे आने लायक हूँ भी कि नहीं। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं, कभी आपको बोला जाता है बहुत मॉडर्न दिखते हैं, कभी बोला जाता है बहुत इंडियन दिखते हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप एक्चुअली कहाँ फिट होंगे, यू नो। और मुझे जिस तरह का काम पसंद था, यू नो, उस तरह का काम पता नहीं कहाँ था, ये भी मुझे आइडिया नहीं था। और वो ऐड की दुनिया में नॉट फिट वाला बड़ा दिल को हाँ, लगता है, मतलब आप गेट हाँ, पे पहुँचे नॉट फिट, बाहर हाँ। से बिना देखे वो रिजेक्ट कर बिल्कुल, देते हैं। वो भी होता था कि यू नो कई बारी देखते थे और कहते थे नहीं आप, यू नो, सॉरी यू डोंट फिट द प्रोफाइल। तो आप जाते हैं तो आपको 10 सवाल दिमाग में होते हैं ना कि कौन-सी प्रोफाइल, मतलब क्या मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, बहुत हाइट में छोटी हूँ, क्या हूँ? मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों? लेकिन उस समय समझाने वाला भी कोई नहीं होता है। नहीं, क्योंकि आप जब आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते ही नहीं है ना, तो कोई आपको कौन बताएगा? अगर मैं आर्मी में जाना चाहती तो 10 लोग होते खड़े हो जाते जो सलाह देते, समझाते कि नहीं आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, ऐसे करियर मूव बेटर रहेगा। अपने आप ही मतलब
हिट एंड ट्रायल एंड एरर। उस दौरान जब अकेले वो लोनलीनेस के साथ में, खुद की एक सॉलिट्यूड के साथ में एक लड़ाई चल रही थी, सबसे ज़्यादा अपने आप पर वो जो हौसला है वो कैसे मजबूत किया? कभी ऐसा हुआ कि टूट गए और लगा कि अब नहीं हो पा रहा? बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं परेशान हो जाती थी कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये कब तक ऐसे मुझे झेलना पड़ेगा, या मैं कब तक ऐसे रिजेक्शंस को सुनती रहूँगी और सोचती रहूँगी कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जा रही हूँ। तो क्योंकि आप आए दिन सुनते हैं ना कि ऐसे यहाँ पे लोग आ जाते हैं, सालों साल कुछ होता नहीं है, आप फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ ऐसे स्पेस में आती है जब आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, फिर लोगों को घर वापस चले जाना पड़ता है। तो उस तरह की कहानियाँ इतनी आसपास होती हैं दैट वो दिन आए ज़रूर, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब मैंने वो गिव इन कर दिया। मैं कभी भी उस प्रेशर के अंडर ना टूटी नहीं। अब वो मुझे पता नहीं है कि वो क्या भगवान की देन थी या एक ताकत थी अंदर, या कहीं होता है ना, एक जेनेटिक रेजिलियंस होती है आप में। शायद मेरे मेरे फादर और मेरी फैमिली की वजह से, जैसे हम लोग हैं, एक सर्वाइवर इंस्टिंक्ट हमेशा रहा है। आई एम नॉट अ हसलर, बट आई एम अ सर्वाइवर। इतना मुझे अपने बारे में पता है। तो मैं कभी ना टूट के बिखरी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा एक पॉइंट ज़रूर आता था जब होता है कि आपने रो लिया, चलो अब आंसू पोंछो और ऑन टू द नेक्स्ट डे। इमोशनल हो तो रोना तो आ ही जाता है। ऑब्वियसली, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, आए दिन बिल्कुल आता है और वो ज़रूरी है। अगर आपने सब कुछ अंदर भर लिया तो अंदर कितनी वो तकलीफ क्रिएट करेगा। और बहुत आपके ज़रूरी को है। स्टार इरफान ने बोला ही था कि आपको इमोशनल एक्टर होना ज़रूरी है। उन्होंने बहुत बहुत प्यारी बात ये कही थी कि इंटेलिजेंट एक्टर मत बनने की कोशिश कीजिए, इमोशनल एक्टर बनिए। फिर शुरुआत जो फ़िल्मों से हुई उसमें भी ऐसा नहीं था कि एकदम सब बाहें खोल के आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। छोटे-छोटे रोल से शुरू किया आपने, राइट? जी, एक्चुअली बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और लंच बॉक्स भी अपने आप में आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी फ़िल्म थी। लंच बॉक्स से पहले ना मैं आपको पेडलर से जानता था। अच्छा। गुलशन और बाकी लोग से जी। बहुत सालों से, क्योंकि उस फ़िल्म का ना इंतज़ार था जी। और ये भी मालूम था कैन गई है और जी, जी। बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। तो बहुत इंतज़ार था। हालाँकि इंडिया में उस तरीके से वो रिलीज़ नहीं हुई और रिसेप्शन नहीं मिला। अगर वो रिलीज़ होती तो आई एम श्योर वो लंच बॉक्स के बराबर नहीं, लेकिन कम से कम उससे भी अच्छा रिसेप्शन मिलता। जी, एक्चुअली उसमें मेरा बहुत छोटा-सा पार्ट था। उसमें लंच बॉक्स जितना रोल तो नहीं था, बहुत ही छोटा-सा पार्ट था, बट वो लोग इतने अच्छे थे, वासन बाला कितने काबिल डायरेक्टर हैं, ही इज़ फैबुलस। तो आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल कि अनुराग कश्यप उनकी प्रोडक्शन थी, और आई वाज़ गिवन अ पार्ट इन दैट। बट डेफिनिटली लंच बॉक्स इज़ समथिंग दैट चेंज्ड द गेम फॉर मी, लेकिन बिकॉज़ वहाँ पैडलर में से मेरे ख़्याल से, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि गुनीत ने वो रशेज़ आपके दिखाए थे रितेश को, ये भी है, और बिल्कुल शहर ये ने है। भी और आपका प्ले के लिए सहर हाँ, लतीफ़ जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, थी वो, शी पास्ड अवे इन कोविड। उन्होंने एक्चुअली रितेश बत्रा को प्ले आपका वो दिखाया। प्लेज़ दिखाए थे, 2 प्लेज़, और उसके बाद मैं रितेश को मिली फॉर द लंच बॉक्स। उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह मतलब मुझे दी, और वो एक ऐसी है, एक इतनी स्पेशल चीज़ है ना एक ज़िंदगी में, जो आपको भगवान ने ऐसे गिफ्ट दी कि चलो आपकी पेशेंस का ये गिफ्ट है। वो हम सबके लिए भी गिफ्ट है। लंच बॉक्स क्योंकि इतनी अनमोल चीज़ है, उस पे आएँगे, लेकिन उसके पहले जो ये थिएटर और प्लेज़ में आपने हिस्सा लिया, जी। बहुत सारी मुफ़लिसी और ये सब को दरकिनार करते हुए आप जो थिएटर कर रहे थे, जी। उसमें आने का फ़ैसला कैसे किया और उस समय लाइफ़ कैसी थी? सो एड फिल्म्स तो बहुत, एक ये बहुत सारी मैं एड्स कर चुकी थी एक्चुअली। 4 एक साल में जब मैं बॉम्बे थी, तो एक थोड़ा सा बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो गया था कि ओके, मुझे अब इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि अगला पे चेक कहाँ से आएगा। और मुझे ये भी अंदर से कहीं समझ में आ रहा था कि मुझे लाइंस और सीन्स पढ़ने अभी नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर मैं कुछ और कैरेक्टर बनना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। एज निम्रत मुझे पता था कि शर्माना कैसे है, हँसना कैसे है, और सरप्राइज़ कैसे होना है, क्योंकि एड फ़िल्म्स में उतना ही स्कोप होता है। कैमरा से फ़ैमिलियरिटी हो गई थी, तो मैंने कुछ प्लेज़ देखने शुरू करे मुंबई में, और मैंने देखा कि ओके, मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझना है कि ये इन्होंने कैसे किया।
क्योंकि फ़िल्म एनवायरनमेंट्स जो थे वो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं थे। इसीलिए मैंने फिर आई रीच्ड आउट टू सुनील शानबाग, एक बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, और उनको आई रीच्ड आउट टू हिम, और उन वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा तुम्हें गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते कि ठीक है, फिर आ जाओ आप, रिहर्सल पे आ जाओ। वो एक म्यूज़िकल बना रहे थे उस वक़्त। बर्टोल्ड ब्रेख्ट का एक प्ले था, जिसकी अडैप्टेशन चेतन दातार ने करी थी, कॉल्ड मस्ताना रामपुरी उर्फ छप्पन छुरी। वाह। थ्री पेनी ओपेरा, उसका एक अडैप्टेशन था। तो उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट किया था। धीरे धीरे फिर थेस्पो में पार्ट लिया उसी साल, और मुझे अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का उसमें। तो मुझे समझ में आ गया कि ओके, कुछ तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। क्या बात है, मतलब जी। जिसने वो एक्टिंग का ए नहीं सीखा था, आपने खुद से ये यहाँ पर आके एक एक चीज़, जिसने बारीकियों को समझा और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत वो बड़ी एक बात बहुत बड़ी बात है, और बहुत एक वैलिडेशन है जो एक उस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है। है। थिएटर में थिएटर अगर में। आपको एक हाँ। टैग मिल रहा है जी, बेस्ट जी, एक्ट्रेस का, तो वो जी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और एक वो अपने आप में एक आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, फिर मैंने 5-6 साल जमकर थिएटर किया। हर इंग्लिश, हिंदी, छोटे-बड़े प्लेज़, साथ में एड फ़िल्म्स भी कर रही थी। हाँ, क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन था। सैटिस्फैक्शन है, और और इधर एक सीख है, स्कूलिंग है। मतलब सैटिस्फैक्शन तो चलिए तब आती है जब आपको अपना कुछ एक क्राफ्ट और एक स्किल पता होता है। मैंने तो सब सीखा वहीं पे है। सब कुछ मैंने वहीं सीखा, थिएटर में सीखा है, सब। स्क्रिप्ट कैसे पढ़ना है, को-एक्टर्स कौन है, क्या होता है, सीन में क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और लंच बॉक्स, मतलब इला, वो अद्भुत कहानी है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब कैन में गई, तो पहली जो स्क्रीनिंग थी उसमें लोग उठ उठ के जा रहे थे। तो लोग जो मेकर्स थे, आप लोग भी शायद अगर रहे होंगे तो डर गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पता चला कि वो इसलिए जा रहे थे कि भाई इसकी राइट्स जल्दी ले लें, वरना फटाफट ले लीजिए, हाँ। वरना ये कहीं और दूसरे लोग ले लेंगे। और ऐसा हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, और हर जी। टेरिटरी के राइट्स बिकने लगे। जी, बिल्कुल, कुछ 75 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है लंच बॉक्स। तो मैं भी कई बारी अभी रिसेंटली मैं इनफैक्ट एक रेस्टोरेंट गई थी, और कोई आइसलैंड से थे, एक वहाँ के सिटीज़न, और वो आए मेरे पास, एंड उन्होंने फ़िल्म देखी हुई। आई वाज़ शॉक्ड। फर्स्टली, अब 10 साल पुरानी फ़िल्म आपको, आपके ज़हन में अभी भी, आपने मुझे पहचाना उससे, एंड ही इज़ कम टू मीट मी फॉर दैट। आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड। जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको ये रोल करना है, वो कुछ यादों के झरोखे से बताइए, क्या चीज़ें याद आ रही हैं? मुझे उस वक़्त ये पता है कि उस वक़्त इरफ़ान और नवाज़ की कास्टिंग नहीं थी, या नहीं, उनकी थी शायद, या मुझे पता नहीं था कि आपको नहीं और बताया कौन गया है। था। हाँ, मुझे मालूम नहीं था। एंड मैंने तो हाँ कह दिया था कि मुझे बहुत ही पसंद थी कहानी, और उस कहानी का मतलब वो कास्टिंग जब हो गई, तो मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़नी और प्रिपेयर करनी थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं किया था कि मैं हूँ उसमें या नहीं हूँ अभी। तो रितेश को मैं 1 हफ्ते बाद मिली थी, तो मैंने उनको पूछा एक बारी कॉफ़ी पे, मैंने कहा मैं हूँ ना फ़िल्म में? क्योंकि मैंने काम शुरू कर दिया। कहते मैंने बताया नहीं क्या? तो मैंने कहा नहीं, आपने कन्फर्म तो नहीं किया? तो कहते हाँ, 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 तुम हो। तो मैं मुझे वो याद है, वो पृथ्वी थिएटर के साथ ही एक कैफ़े था, तो वहाँ पे ही उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। ओके, कन्फर्म हो गया कि अब मैं हूँ इसमें। एंड फिर शूटिंग तक आते-आते हमें कुछ 4-5 महीने लगे थे। हमने सितंबर या अगस्त-सितंबर में शूट करी थी 2011 में। हाँ, बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था, और शूटिंग हमने सिर्फ़ 9 दिन की करी है, दैट्स इट। रियल लोकेशन ईला पे, के पार्ट्स, हाँ, सिर्फ़ 9 दिन की। मलाड में। मलाड। मलाड में की, और बहुत बहुत ही इंटीमेट सेटअप था। डॉक्यूमेंट्री एक शूट करने वाले सिनेमेटोग्राफर थे, एंड लिटरली वो किचन में मेरे कंधे के ऊपर ही रहते थे, लिटरली, वो बिकॉज़ बहुत कम बजट में बनी है फ़िल्म, हाँ, बहुत ही कम बहुत बजट कम में। रिसोर्सेज़ में। हाँ, बहुत कम रिसोर्सेज़ में, और मतलब मेरा कोई हेयर मेकअप वाला भी नहीं था उसमें। मैं अपने हाथ से बाल-वाल बाँध के, और थोड़ा बहुत काजल लगा के, एंड दैट वाज़ दैट। प्रोसेस क्या था जब वो रोल कर रहे थे आप इला का? बहुत कुछ एलिमिनेशन का प्रोसेस था, क्योंकि 1,500 आइडियाज़ आपको आते हैं जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें टेम्पटेशन बहुत थी, ये करें, वो करें, कैसा बनाएँ, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ उस पार्ट को, कि आपको प्यार हो जाए उस लड़की से, कि ये कैसी ज़िंदगी जी रही है, इसको यहाँ से निकालो। एंड में आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कहीं, आई वांटेड कि मैं जब उस लड़की के बारे में सोचूँ, मुझे ये फीलिंग्स आएँ कि इस लड़की की लाइफ़ और कुछ होनी चाहिए थी। और इतनी सार्थक है ना आप जो सोच रही हैं, जब वो आप गूगल करोगे ना, सबसे पहले उसमें आता है गूगल में सर्च में
कि एट द एंड व्हाट हैपेंस टू व्हाट इला, हैपेंस टू इला। इला या एंड साजन। बिल्कुल, क्या हुआ? वो गए भूटान कि नहीं गए? वो मिले कि नहीं मिले? ये सवाल मैं आंसर करते-करते थक गई, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह स्क्रीनिंग जहाँ भी होती थी, क्योंकि हमने महीनों-महीनों प्रमोट भी करी फ़िल्म ना, तो सब यही पूछते थे कि एक बात प्लीज़ बताइए। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो मिले कि नहीं मिले, मुझे पहले ही पता था कि क्या पूछेंगे। आप इरफान साहब से कब मिले? अ, लेजेंडरी। मैं एक रीडिंग पे मिली थी उनसे, पर वो बहुत ही बिल्कुल चुप रहते थे, बिल्कुल अपना, और वो रीडिंग पे पढ़ते भी नहीं थे स्क्रिप्ट्स। तो वहाँ उनसे ब्रीफली मुलाकात हुई थी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बट प्रॉपर जो मिलना-मिलना होता है वो सेट पे हुआ था उनके साथ। क्या लर्निंग्स रही आपकी? देखिए उनका काम देख के ही सबसे ज़्यादा लर्निंग्स रही हैं लाइफ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा लर्निंग्स उनका काम देख के, कैसे वो सीन को समझते हैं, और जब पढ़ते हैं आप सीन तो क्या होता है, और जब उनको देखते हैं क्या होता है, वो जादू था उनमें। और लंच बॉक्स के बाद फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होमलैंड, उसमें भी एकदम बैडएस अलग तरह का किरदार, और वैसी बंदी जिसके रगों में पैट्रियोटिज्म, हाँ, हाँ। इंडियन खून बह रहा है, हाँ, वो बनी है आईएसआई। आईएसआई एजेंट, हाँ, और हाँ। बैडएस एकदम। हाँ, हाँ। वो कैसे किया आपने? तो वहाँ पर जाकर क्या होता है कि आप एक एक तो मुझे पता नहीं था कि सीरीज़ क्या चीज़ होती है। मैंने होमलैंड देखा केप टाउन में, जहाँ पर शूट हो रहा था वो। 3 दिन में मैंने पूरे सीज़न 1, 2 एंड 3 देखे। तो मुझे समझ में आया था कि अच्छा ये तो ऐसा शो है। मेरा ऑडिशन लंदन में हुआ था। मैं फ़िल्म प्रमोट कर रही थी अपनी लंच बॉक्स, और मुझे पता चला कि कि मुझे यहाँ पे बुलाया बुलाया जा रहा है। ईमेल पे आया कि आप यहाँ आओ। ऐसा सरियल सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था ना उस वक़्त, क्योंकि मैं बॉम्बे में एक फ़िल्म छोटी-सी कर रही थी लंच बॉक्स, और उससे सडनली मुझे एक ट्रैम्पोलिन से फेंक दिया गया एक इंटरनेशनल अरीना में, और वहाँ पे बस मुझे बोल दिया गया कि अब यहाँ आपको स्क्रीन टेस्ट करना है, यहाँ आप जा रहे हैं, आप केप टाउन जा रहे हैं 4 महीने के लिए, आपको वहाँ होमलैंड शूट करना है। और मुझे आइडिया ही नहीं था ये क्या होता है, क्या चीज़ है ये, सीरीज़ क्या होती है, या क्या मैं करूँ? मैं अपने ही कपड़े लेके गई थी, अपनी कुछ जो एक कुछ-कुछ मैं सोच रही थी कि शायद वी कैन इंट्रोड्यूस सम टचेज़ इन द कैरेक्टर, जैसे कि वो हेड स्कार्फ था, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर एक पाकिस्तानी लड़की इफ आई एम प्लेइंग, तो पंजाब तो आधा इधर है, आधा उधर है ना? तो मुझे पता था कि कि कल्चरली मैं वो थोड़ा एक टच रखना चाहती थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि थोड़ी-सी पंजाबी रखते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में लोग पंजाबी सबसे जैसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली हुँ। जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हाइंडसाइट जब मुझे याद आती है ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं उस वक़्त क्या चल रहा था, ये मैं बाद में रियलाइज़ करती हूँ, सच में। लंच बॉक्स को आप अनमोल तोहफ़ा मानते हो ऊपर वाले का? बहुत, बहुत, बहुत ही एक एक होता है ना, एक लाइफ़ में आपको एक चीज़ भगवान ऐसी देते हैं कि वो आपसे कोई ले नहीं सकता। वो एक चीज़ थी। वो उन सारे सालों का, वक़्त का, जो इंतज़ार का वो फल था मेरे ख्याल। ये जो होमलैंड के मेकर्स थे, उन्होंने भी शायद वही देखा था ना हाँ, वो? हाँ, बिल्कुल। मैं भी वही सरप्राइज़ थी। मैंने कहा इन्होंने ये लंच बॉक्स देखकर कैसे मुझे एक एजेंट के तौर पे इमेजिन कर लिया। बट वो उनकी एक जीनियस था उसमें। और जैसे ही आप हो रियल लाइफ़ में, उससे एकदम अलग तरह का जब होमलैंड में किरदार निभा रहे थे, हाँ। मन में क्या चल रहा था? मन में कुछ नहीं चल रहा था। मुझे अब अगला एपिसोड ही नहीं पता था क्या होगा। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, सिर्फ़ एक-एक एपिसोड आपको देते थे, और उसमें आपको जो अपनी लाइन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सेट पे ये होगा, कल जाके शूट पे ये होगा। वो बोलते थे यहाँ खड़े हो जाओ, ये सीन में ये हो रहा है। तो अपनी समझ से जो मुझे समझ में आता था, कुछ को-एक्टर्स बहुत बढ़िया कुछ एक्टर्स थे जो लंदन वगैरह से आए हुए थे, तो उनसे मैं देख-देख के थोड़ा सीखती थी कि अच्छा ये ऐसे करना है। क्योंकि आप यही तो करेंगे ना, यू विल जस्ट वॉच एंड लर्न, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या, मुझे अपना काम पता था उस वक़्त तक कि ओके, ये लड़की का बैकग्राउंड ये होगा। मैंने मन में कुछ-कुछ चीज़ें सोची हुई थी कि ये अपनी लाइफ़ में अपनी हीरो है। ये लड़की विलेन नहीं है। ये लड़की अपने आप को बुरा इंसान नहीं समझती। वो लोगों का लेंस है, और वो लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो एक सिस्टम का पर्सपेक्टिव है कि ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है और ये कितनी गलत बात है। वो जो कर रही है उसके लिए वो बिल्कुल सही है। वो सब करेगी जो उसको काम के लिए ज़रूरी है। 2 इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, लंच बॉक्स को भी मैं इंटरनेशनली मानूँगा, क्योंकि इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, उनका मेरे ख़्याल से वो सही हूँ अगर मैं, तो कोलैबोरेशन था। हाँ। धर्मा, यूटीवी सब मिलके, जी, और इतने बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस मिलके उसको बैक कर रहे थे। जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ होमलैंड, जी। जब
ये 2 बड़ी चीज़ें आई आपकी लाइफ में, मम का, सिस्टर का, उनका कैसा रिएक्शन था? और आस-पास के जो रिश्तेदार होते हैं ना, सबसे ज़्यादा हाँ, वो हाँ। बोलते हैं ना कि आपकी बेटी वहाँ गई है, क्या कर रही है? हाँ। उन सब का क्या रिएक्शन था? जी, लंच बॉक्स की जब मेरी कास्टिंग हुई थी और जब लोगों को पता चला था कि मैं इरफ़ान जी के साथ काम करने वाली हूँ, तब से मुझे लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया था फैमिली में या जो भी थे मेरे वेल विशर्स जो कह रहे थे कि इसको बोलो वापस आ जाए। तब से थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया था और होमलैंड का तो मुझे नहीं पता था तो मम्मी को बेचारी को क्या पता होगा। मम्मा को तब समझ में आया जब उनके आस-पास के लोगों ने रिएक्ट किया कि आपकी लड़की होमलैंड में है। वो आज तक उनको समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। तब तक वो सीरीज़ और ये सब ना बड़ा एलीट वो उसमें आया हाँ, था। उसमें उस वक़्त एक्चुअली इतना वो इंडिया में तो ख़ैर वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना। इंडिया में आया है अराउंड 2015-16 जब मैंने टेस्ट केस करी थी इंडिया में, दैट्स इट। वो भी शुरुआती दिन थे। आप तो हाँ, मतलब फ्लैग बेयरर्स में से एक हो, हाँ, जब हाँ। ओटीटी की शुरुआत हुई। अदरवाइज़ मुझे जो दिखाई देता है वो 2019 के बाद में और कोविड के बाद में जो ओटीटी जिस तरीके से बढ़ा है, वो अलग हाँ, लेवल का वो है। तो अलग ही लेवल है। तो बिल्कुल। इसके बाद फिर एयरलिफ्ट वो कमर्शियली इतनी बड़ी फ़िल्म थी और अमृता का किरदार वो एकदम अलग। जी, वो जी। कैसे मिली और उसके जो एक कमर्शियल सक्सेस होता है ना, जी, 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 अक्षय जी। कुमार जैसे बिल्कुल, स्टार के साथ। एब्सोल्यूटली। वो एक बिल्कुल मैं एक आर्ट फ़िल्म और एक एक अलग एटमॉस्फेयर से बिल्कुल मैं एक कमर्शियल फ़िल्म के सेट पर आ गई थी और निखिल अडवाणी जो हैं, जो उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, दिस इज़ ऑल थैंक्स टू हिम क्योंकि ही रियली वांटेड मी फॉर दैट फ़िल्म एंड राजा मेनन जो डायरेक्टर हैं फ़िल्म के, ही वाज़ आल्सो वेरी, वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड मेरे लिए अक्षय कुमार के साथ काम करना वाज़ सरियल यू नो जब मैं सेट पे पहली बार गई थी, तो मुझे याद है कि उनके सारे गाने मेरे सामने घूम रहे थे, यू नो मोहरा के गाने और जो भी मैंने उनके मैं खिलाड़ी जितने तू हिट अनाड़ी। गाने। हाँ, मतलब स्कूल में हमने यही तो किया है, इन्हीं गानों पे यू नो बर्थडे पार्टीज़ पे डांस और क्या नहीं और क्या मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है? यू नो इट वाज़ सरियल। तो मैं उनको पहली बार मिली भी सेट पर ही थी एक्चुअली उसके पहले क्या होता है ना एक अजीब लगता है कि आप एक एक्शन और कट के बीच में अ, अक्षय कुमार के सामने खड़े हैं और उनके साथ आप सीन्स कर रहे हैं तो इट वाज़ अ वेरी, वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया था। हिंदी फ़िल्म का मतलब ही गाने होते हैं, हाँ, हाँ। रोमांस होता है और इस हाँ। फ़िल्म में आपको वो सब मिला। आज जी, भी जी। गाने उसके हाँ, मतलब हाँ, याद हैं गाने मुझे। उसके बहुत हिट हैं और वो भी एक बहुत अमेज़िंग चीज़ थी बिकॉज़ अक्षय के लिए ये फ़िल्म एक स्मॉलर बजट फ़िल्म थी। उनके लिए ये आर्ट फ़िल्म थी एयरलिफ्ट लेकिन उसने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। बहुत अच्छा। मैं 100 एक प्लस। इंटरव्यू में देख रहा था, बहुत साल पहले जब उन्होंने दिया था, तो उसमें बोल रहे थे कि हो सकता है कि आप लोग को ये फ़िल्म पसंद आए। तो मुझे अब लग रहा था कि वो शायद उस फ़िल्म की जो इम्पैक्ट को वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा हाँ। होगा कि छोटी है, लेकिन वो अलग लेवल पे गई। वो अलग लेवल पे गई, बिल्कुल। एंड आई फ़ील लाइक वो एक अपने तरीके से मेरे लिए भी एक आज तक यू नो जिन लोगों ने जहाँ मैं थोड़े स्मॉलर सिटीज़ में जाती हूँ, वहाँ पे लोगों ने सिर्फ़ एयरलिफ्ट देखी है और वो इतना पसंद करते हैं उस फ़िल्म को आई फ़ील वेरी लकी फॉर दैट। और एयरलिफ्ट के दौरान ही आपको एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। वीवर्ड पाइन्स। जी, बिल्कुल। एयरलिफ्ट मैंने ख़त्म करी और फिर मैं कनाडा गई शूट करने वीवर्ड पाइन्स सीज़न 2 उसका। जी। कैसे कर रहे थे मतलब एक तरफ हिंदी फ़िल्म्स और एक तरफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? वो ऊपर वाला ही करवा रहा था और कैसे कर सकते हैं बताइए क्योंकि क्या हमारे बस में बहुत कम है एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ आपको धीरे धीरे समझ आता है आपको लगता है कि आप बहुत ऑर्केस्ट्रेट कर लेंगे या एक प्लानिंग होगी आपकी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी बट एक्चुअली आपको ज़िंदगी बस उठा के यहाँ से वहाँ से वहाँ आप बस वहाँ पे क्या कर रहे हैं जहाँ पे आपको ले जाया जा रहा है वो आप पर निर्भर है दैट्स ऑल। सो मैं अपनी कोशिश मेरी यही रही है कि जब कभी इंडिया में काम चल रहा है तो यहाँ पर जो है वो अपना कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे ओके देख समझ के सीख लिया ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो मेरी ज़िंदगी का इनफैक्ट ये पैटर्न ही फ्रॉम बर्थ यही रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि यू चूज़ योर डेस्टिनी बिफोर यू आर बोर्न। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स रियली ट्रू। आई फील लाइक मैंने एक ऐसी लाइफ चूज़ करी इवन बिफोर आई आई वाज़ बोर्न। एक तो मैं जो मेरे अंदर जो एक सोल है या जो भी है दैट उसका लाइफ पैटर्न ही यही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो अब अ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी ले लीजिए या बहुत बड़ा एक सक्सेस का एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए जो भी वो भी आपने एंटिसिपेट नहीं किया। तो उतार-चढ़ाव इन इक्वल मेजर्स रहे हैं और उन पे कितना बस है मेरा मुझे भी पता नहीं। इस चीज़ से मुझे याद आया कि लंच बॉक्स जब इतनी ज़्यादा विख्यात हो गई, लोग पसंद करने, तो आप कश्मीर गए, है ना?
पहली बार गए उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो जी। दिल पे इतना आपके घात पहुंचाई हुई थी, वो लिबरेशन का फीलिंग था क्या? कैसा उस समय क्या फीलिंग आ रही थी आपको? क्यों सोचा वहां जाने की? कश्मीर में उस वक़्त 94 में जब पापा को हमने व्हेन वी लॉस्ट हिम देयर, उसके बाद से ना एक क्लोज़र नहीं था, एक सेंस ऑफ क्लोज़र नहीं था, क्योंकि पापा को लिटरली मैंने ऑफ़िस जाते देखा था सुबह, और उसके बाद सीधा उनका कॉफ़िन देखा था मैंने। तो कुछ समझ नहीं आया था कि ये कैसे हो सकता है और ये क्या क्या हो गया हमारे साथ? कुछ कुछ एक क्लोज़र नहीं था, यू नो और जब ये लंच बॉक्स का जो कैन में जो एक्सपीरियंस था, वो अपने आप में इतना ओवरवेलमिंग था कि मुझे लगा कि शायद कश्मीर जाऊँगी तो आई विल फील अ लिटिल क्लोज़र टू हिम, पता नहीं, शायद उस वक़्त मेरी ये सोच थी। अब इसीलिए मैं वहाँ गई। मैं मई में कैन फ़िल्म फेस्टिवल में गई थी, और जून में आई रिमेंबर मैं गई थी कश्मीर, एंड वहाँ पर मैं उस गाँव में गई जहाँ पे जहाँ पे पापा ही वाज़ शॉट डेड देयर। मैं उस कैंटोनमेंट के एरिया में गई जहाँ पे हम लोग लास्ट रहे थे एज़ अ फैमिली। और एक वहाँ पे एक पापा के नाम पर एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको कश्मीर वैली का पहला व्यू मिलता है। वो एक टनल है, जवाहरलाल नेहरू टनल उसको उस वक़्त कहते थे। अब तो शायद वो अटल टनल है शायद। तो वहाँ पर गई, मैं उन सब जगहों गई, शायद मुझे लगा कि कि एक क्लोज़र मिलेगा। वो मेरे दिल की एक इच्छा थी उस वक़्त। मन में एक गुस्सा था? नहीं, दुःख था। मैं चाहती थी कि आई विश पापा होते ये देखने वो ये दिन देखने वो के लिए। देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, हाँ, आई ये एम तो मैं श्योर, और जानती हूँ। वो बहुत हाँ, दुआएं दे रहे होंगे आपको। इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू। अभी जब मैंने देखा गंगानगर में उनका जी। स्टैचू अनवील हुआ, बिल्कुल। आप भी प्राउड फील कर रहे होगे? जी, ये हमारी फैमिली की एक बहुत दिली इच्छा थी, और बहुत सालों से इस पर काम कर रहे थे हम कि आई रियली वांटेड टू डू दिस एक्चुअली, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम इन अ पोजीशन जहाँ पर ये मुमकिन हुआ। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एक आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ उनकी बर्थ प्लेस पर एक ऐसी इमॉर्टल उनकी एक याद वहाँ पे रखने की, और क्या है, जस्ट मेमोरीज हैं, और क्या किया जा सकता है अगर कोई एक यंग स्टूडेंट या फिर कोई एक आर्मी में कोई जाना चाह रहा है, उनको ये देखकर थोड़ी प्रेरणा मिले कि ये उनके यहाँ से शौर्य की निकला हुआ वजह लड़का से, है। हाँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए ये चीज़ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये हमारा एक बहुत सालों का सपना था जो साकार हुआ। टेस्ट केस जब आप कर रहे थे, और वैसा जहाँ पर ऑल मैंस वर्ल्ड है और उसमें एक अलग कॉम्बैट वाली अलग तेज तर्रार लड़की, जी। जिसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ा आपको, क्या क्या हाँ। त्यागा, क्या कुछ किया, वो बताइए। मतलब 6 महीना रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग, कॉफ़ी, टी, कैफ़ीन पूरी तरह, बेसिकली शुगर, कार्ब्स, सब 3 महीना मैंने हाथ नहीं लगाया था उन सब चीज़ों को। बहुत, बहुत, बहुत टफ़ था वो सब। बट इट वाज़ वेरी रिवॉर्डिंग, बिकॉज़ एक फिज़िकली आप एक ऐसी स्पेस में थे कि मुझे लगता था कि मैं एक आर्मी की कमांडो हूँ। वो करते हुए भी एक हाँ, वो हाँ। एक शौर्यता ग्रेट वीरता और वाली एक फिल्म। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट उस फ़िल्म उस सीरीज़ की जो कॉस्ट्यूम्स हैं, दैट इज़ द ओनली कॉस्ट्यूम आई हैव एवर केप्ट। तो एक यूनिफ़ॉर्म है जो जो शिखा शर्मा का जो नेम टैग के साथ, बिकॉज़ मेरे लिए जो ओजी यूनिफ़ॉर्म है ना, जो ऑलिव ग्रीन यूनिफ़ॉर्म है, वो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि पापा को मैंने देखा है तैयार होते हुए और ऑफ़िस के वो कपड़े पहनते हुए अपने आर्मी के। तो मेरे लिए वो एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। शुरुआती ओटीटी के दिनों की आपकी जी। पहली सीरीज है, जिसका क्लाइमैक्स इतना मुश्किल था, आप तो लगभग बेहोश ही हो गए थे, इतनी ज़्यादा हाँ, यू मेहनत आर थी राइट, उसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वो इतना स्ट्रेन्युअस था मेरे लिए, बिकॉज़ गर्मी बहुत थी, और हम लोग बोरीवली नेशनल पार्क में शूट कर रहे थे, और एक्शन सीक्वेंस थी, और मैं डिहाइड्रेट हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, तो इट वाज़ वेरी टफ। बहुत सारे और फिज़िकल सीक्वेंसेस थे उसमें, एक्शन सीक्वेंसेस थे। वरना सिर्फ फिजिकल में मुझे लगता है कि फिजिकली वो जो टोल था उससे ज़्यादा मेंटल टोल भी है, क्योंकि वो बहुत वैसा रोल है जो बहुत इंटेंस है, बहुत मेहनत बहुत, वाला है। बहुत, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और उसका मेरे ख्याल से वो आपको फल भी मिला कि लोग उसको आज भी इतना आज पसंद भी, करते और हैं। मैं जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह से निकलती हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत बार सीआरपीएफ की जो लड़कियाँ होती हैं, बहुत बार वो मुझे बताती हैं कि हम इसीलिए आए इसमें फ़ोर्सेस में, क्योंकि हमने टेस्ट केस देखा, क्या और बात वो है! मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक
एक बहुत इससे बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हो नहीं सकता मुझे। मुझे बहुत खुशी होती है। एक तरफ आप इधर इतना त्याग कर रहे थे, इतना जी। खाने-पीने, और जी। 10वीं में आपने सब हाँ जी, सब सब एक्स्ट्रा सब मैंने वो फिर वो कवर अप कि कर लिया। कितना कितना 15 पुट ऑन किया था? 15 किलो। 15 किलो, वो भी गज़ब रोल था। और अभिषेक बच्चन, आप वो अलग ही एक तरीके की वो थी, और उस समय कोविड और ये सब शुरू हुआ था, उस समय का प्रमोशन भी अलग ही तरीके से था। आप लोगों से हम लोग ज़ूम के ज़रिए इस तरीके से नहीं, बात नहीं एक्चुअली नहीं। शुरुआत के, क्योंकि हाँ, शुरुआत में नहीं, 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 बाद में कुछ। हुआ था कि हमारी 10वीं वो शूट हो रही थी कोविड के पहले, और फिर कोविड आ गया, और फिर क्या हुआ था कि फ़िल्म तो पूरी हो चुकी थी शूट। हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे और मेरा 2 दिन का काम बचा था, जिसकी वजह से मुझे वो 3-4 महीने जो कोविड रहा रहा था, ये सेकंड ईयर है कोविड का, मुझे वो 15 किलो मेंटेन करने पड़े। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और हम लोग तो ऑब्वियसली सब वापस आ गए थे, तो मैं तो बॉम्बे में थी भी नहीं। पर 3 महीना जो मैंने वो वेट मेंटेन करके रखना था, वो बहुत मुश्किल था। फिर वो 2 दिन की शूट, क्योंकि कंटिन्यूटी का इतना बड़ा जंप कैसे कर सकते हैं? तो वो कुछ सीक्वेंसेस थी जो हमने फिर शूट करी, और जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तब तो कोविड कोविड पूरी तरह जा हुँ, चुका था, हुँ, हुँ। तब कुछ नहीं था। तब तो तो हुआ, अच्छा हुआ। प्रॉपर हम हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा। और वो सीएम का एक अवतार एकदम अलग। किस तरीके का उस समय आप, वो जब रिसेप्शन मिला और फीडबैक मिला, इतना जी। लोगों ने पसंद किया, और एक थोड़ा कॉमिक अंदाज भी था, हाँ। उस समय कैसा फील किया? बहुत मज़ा आया था मुझे वो रोल करते हुए, उसकी प्रिपरेशन का अपना अलग मज़ा था, जो खाना है खाओ। बहुत इंटरेस्टिंग था वो, प्रिपरेशन का टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जो डायलेक्ट मुझे सीखना था, बहुत मज़ा आया। सुनीता जी मेरी डायलेक्ट कोच हैं उस फ़िल्म की। बहुत मज़ा आया मुझे वो प्रिपरेशन के दौरान, और क्या होता है ना, फिर आप एक रोल को ऐसे मज़ा लेके आप जब यू नो प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें उसमें ज़रूरत थी कि मैं उसको एन्जॉय करूँ, उस रोल को प्ले करने की। वो आई थिंक लोगों को अच्छा वो लगा जब दिख भी रहा है ऑन स्क्रीन, आप मज़े ले रहे हो। अभिषेक की क्लास भी लग रही है उसमें, मज़े ले रहे हो, सब चीज़ों में बहुत क्लासी लगा। और इसी समय फाउंडेशन की भी शूट चल रही थी या उसके बाद में? नहीं, नहीं, फाउंडेशन की शूट तो काफ़ी बाद में थी। 10वीं के काफ़ी बाद में थी। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने कुछ और एक आध और छोटी चीज़ें बीच में करी हैं, बट वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। बट हाँ, फाउंडेशन वाज़ आफ्टर दैट। जी। कैसे बैलेंस करते हो हिंदी फ़िल्म्स और अमेरिकन प्रोजेक्ट्स और वो सब में? देखिए, बैलेंस की बात है ना, क्या होता है, अब मैं जो मेरे सामने काम आता है, मैं वो पिकअप कर लेती हूँ। ये मेरी पॉलिसी है, और जब एक काम कन्फर्म कर दिया, फिर उसको कैंसल करके कुछ और नहीं लेना। ये मैं ज़रूर रखती हूँ, एक कमिटमेंट, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बारी हमारा क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम ये काम हाथ में है, ये छोड़ते हैं, वो वाला पकड़ लेते हैं। उसमें बहुत आई फ़ील लाइक एक आपकी वर्क एथिक उससे मेस अप होता है थोड़ा। कई बार आप ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ कर जाएँगे जहाँ पे आपको होना चाहिए था, लेकिन आपने अभी एक कुछ कमिट कर दिया, लेकिन मैं ये प्रेफ़र करती हूँ। कमिटमेंट की पक्के हाँ, हैं मैं आप। कमिटमेंट की पक्की हूँ। या दोनों के सेट में क्या डिफरेंस आप फ़ील करते हो? इंडियन चाय नहीं फ़िल्म्स में मिलती। और अदरक की चाय नहीं मिलती। बट ऑन अ सीरियस नोट, वहाँ पर ना समय के पाबंद हैं लोग बहुत। वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाता है, क्योंकि मैं आज जैसा भी कि आपने नोटिस किया होगा आज भी कि मैं बिफोर टाइम पहुँचने वाली हाँ, मैं पहली ऐसी मेरी ही हूँ। गेस्ट हैं। मैं अब ये चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती। मैं रात को अगर 2 बजे भी सोऊँ ना, मैं सुबह ठीक 5 साढ़े 5 चिड़ियों से पहले मैं उठी होती हूँ। अभी क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समय की पाबंद हूँ, और मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि लोग अपने और दूसरे के समय की कद्र करते हैं। और अम, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है एक चीज़ कि हम लोग ना थोड़ा हो जाएगा, चलता है, कर लेंगे ना, वैसा भी है। उसके अपने प्लस पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप कभी फँसे हो लाइफ में, तो फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। वहाँ पे थोड़े रोबोटिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि ये कैसे नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी एक वार्मथ है, थोड़ा एक अपनेपन में काम निकल जाता है। दैट इज़ वेरी नाइस। वहाँ पर मैं वो थोड़ा-सा थोड़ा एक उनका कल्चरली थोड़े से वो डिफरेंट है, थोड़ा कोरे हैं, जस्ट बिकॉज़ दे आर डिफरेंट कल्चरली, और वही उनके वर्क कल्चर में भी आता है। हम इमोशनल ज़्यादा हैं और जुगाड़ू भी हैं, जुगाड़ू एडजस्ट कर हैं, लेते हैं। इमोशनल हैं, और कल्चरली वैसे हैं, और इट्स जस्ट डिफरेंट लाइक दैट। बकेट लिस्ट में एक और जो टिक था, वो जी। आपने मिस्टर बच्चन, सीनियर बच्चन के साथ काम करके सेक्शन 84 में वो पूरा किया। वो कैसा एक्सपीरियंस था? अद्भुत एक्सपीरियंस, बट मैं इस वक़्त उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो जब रिलीज़ होगी, जी। तब हम मिलकर तो उसकी बात अभिषेक भाई करेंगे। ने मुझे बहुत बताया कि अपने अभिषेक बैनर्जी ने
कि बहुत कमाल था, और उनके साथ जब पहली बार मिले तो वो फैन बॉय मोमेंट होता है ना, तो हाँ, डांट भी हाँ। पड़ गई उनको। नहीं, बट मतलब क्या कहेंगे, वो तो अपने आप में एक चलती-फिरती हिस्ट्री है, और मतलब मिस्टर बच्चन के बारे में जितना मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो कितने जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं वो। तो ये एक तो बकेट लिस्ट ही नहीं, ये तो एक इट्स लाइक अ लाइफ ड्रीम कम ट्रू। और 2 साल पहले मैंने आपकी फ़िल्म देखी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, और बेला बरूड को कौन भूल सकता है? फ़ेमिनिज़्म को ना आप, मतलब एक तरफ टेस्ट केस की शिखा शर्मा है, जी, वो फ़ेमिनिज़्म को एक अलग अंदाज़ में, जी। और ये भी मतलब वो तालियाँ बज रही थी जब आपका प्रोमो ट्रेलर में जो आता है। औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं है जो कहीं भी यूज़ कर लोगे। बहुत कमाल फ़िल्म थी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, थैंक यू, इतनी प्यारी फ़िल्म थी और सभी ने इतना अच्छा रोल किया, हमने तब भी थैंक यू। इंटरव्यू किया था। जी, बहुत पसंद आई थी, और थैंक उसका इम्पैक्ट आज भी मैं बहुत सारी अपनी फीमेल फ्रेंड से जब बात करता हूँ तो वो पसंद करती हैं। नो, इट्स अ फैबुलस फ़िल्म, और वो एक बहुत ही ज़रूरी है एक आईना दिखाना सोसाइटी को कि हम हम कैसे टाइम्स और कैसे दौर में हैं आजकल कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत नॉइज़ है हर हुँ। जगह। तो उस बीच अपनी सैनिटी रखना और अपनी एक ओरिजिनैलिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे फ़िल्टर करते हो इन सब चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को? पॉज़िटिव बहुत सारे लोग आते हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं या जो इस तरीके की चीज़ें फैलाते हैं ना, वो आपके फैन्स होते हैं, वो कहीं न कहीं एक रिएक्शन आपसे चाहते हैं। मैं एक्चुअली ज़्यादा ना ध्यान नहीं देती हूँ। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मैं अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि रियल क्या है, असल क्या है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपना काम एज़ एन एक्टर करने आई हूँ। ये जो एक सोशल मीडिया की दुनिया है, ये अब एक हमारी ज़िंदगी का एक्सटेंशन है, जिसको मैं एक्नॉलेज करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये चूज़ ज़रूर करती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा अफ़ेक्ट ना हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर आप तारीफ़ को भी बहुत ज़्यादा अपने सर पर ले लेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। और अगर आप फालतू कमेंट्स और इस जो नेगेटिविटी है उसको आप ज़्यादा दिल पर लेंगे, तो फिर अगले दिन मैं उठकर क्या करूँगी, आगे कैसे बढ़ूँगी लाइफ में। तो आई थिंक दैट सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं उनको मैं यूटिलाइज़ करने में बिलीव करती हूँ, लेकिन जो उसकी नॉइज़ और नेगेटिविटी है उसको मैं नज़रअंदाज करना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर हमने बहुत इन डिटेल और इन डेप्थ उसके बारे में सोचा या बहुत ध्यान दिया, देन दे विन, यू नो तो मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी की कभी भी जीत हो। उसी में एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैं जब पढ़ता हूँ आपके बारे में, तो लोग लिखते हैं कि मोस्ट अंडररेटेड एक्टर, या इनको जो डिज़र्व करती हैं वो अभी तक मिला नहीं है। बहुत सारे लोग आपके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें लिखती हैं। इवन मैं भी ये सोचता हूँ कि अभी बॉलीवुड या जी, जी। मैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ, जी, जी, उसका बिल्कुल। नाम दे दिया गया है बॉलीवुड। उसमें जो आपका टैलेंट है अभी भी उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। भगवान करे ये ऐसे ही रहे। ऐसा दिन ना आए जब आप कहें अब आपका टैलेंट पूरी तरह यूज़ हो चुका है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अब दिल्ली जा सकते हैं वापस। ऐसा नहीं, भगवान नहीं, वो करे। टच वुड कभी नहीं आएगा। नहीं, मुझे और लगता है कि जी। मतलब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जी, इतना नाम कर रहे हो, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। जी। होमलैंड से लेके फाउंडेशन और जितनी भी आपने बाहर प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इंडिया में भी जो काम किया है, लंच बॉक्स की बात करें, वो कैन में गई, हर जगह मतलब इतने सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स, कुछ फ़िल्म फेस्टिवल्स ऐसे हैं, जहाँ वो खुद चूज़ करते हैं, आप वहाँ पर भेज भी नहीं भेज भी सकते। नहीं यू आर सकते हो। राइट। और जब हम अभी बात कर रहे हैं तो जी। सबसे इम्पोर्टेंट है वो फुल जो आपका आया इंद्रानी का किरदार। रॉयल्टी अलग ही अंदाज़ में लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए रानी इंद्रानी राय सिंह का जो एक पार्ट है, ये बहुत ही डिलिशियस एक पार्ट है, बिकॉज़ ऐसी ज़िंदगी एक तो हम कहाँ जीते हैं। मैं तो जानती भी नहीं हूँ किसी को जो रॉयल्टी हैं रियली इन द रियल सेंस। सो मुझे स्क्रिप्ट लेवल पे ये बहुत फ़ैसिनेटिंग स्टोरी लगी थी, और शुरुआत इस कैरेक्टर की जहाँ होती है जब ये बिल्कुल सबमिसिव और क्वाइट और एक बस लड़ाई झगड़े सुलझाने में ही लगी हुई हैं। एक बड़ी बहन की जो एक बोझ और एक सफोकेशन लेकर जो एक ऐसी रीगल और रॉयल सेटअप में एक लेडी हैं, उनकी जो हालत अंदर से है वो खुद ही वो ही जानती हैं। और एक नॉन एग्जिस्टेंट डिसफंक्शनल फैमिली, एक डिसफंक्शनल मैरिज, अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और अंदर इतने दुख और एक क्वाइट सफरिंग लेकर, उसके बाद जब इनकी जो काया पलट होती है,
सेकंड हाफ से लेकर जहाँ पे कहानी कहीं और ही इनको ले जाती है और ये पॉलिटिक्स में आ जाती हैं और एंड तक जो इनका एक ऑलमोस्ट इमोशनल आई थिंक ब्रेक डाउन है, जिसकी वजह से जो एक क्लाइमैक्स तक हम पहुँचते हैं, ये एक्चुअली बहुत सारी लाइव्स हैं जो इन्होंने जी हैं इस पूरे 8 एपिसोड्स की सीरीज़ में। तो मुझे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था फ्रॉम द टाइम आई हर्ड इट एंड आई वो होता है ना कई बार आप स्क्रिप्ट कुछ पढ़ते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं कि मैं कब बस कूद कर बस सेट पे चले जाऊँ। लुक बहुत ही प्यारा है और बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लग रहा है। आप कुछ वैसे रॉयल फैमिली के ऐसी महिलाओं से मिले, किसी से मिले थे? जी, बिल्कुल। जहाँ पर हम शूट कर रहे थे एक्चुअली लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में, तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली से जो ताल्लुकात रखती हैं, वहाँ के जो हैं महाराजा की उनकी बेटी हैं, तो उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत समय बिताया और वहाँ का पहनावा समझा और एक रहन-सहन और कुछ एक क्वर्क्स हैं कैरेक्टर्स जैसे वहाँ के राजस्थान की जो लेडीज़ हैं वो साड़ी का पल्ला ना यहाँ पर दबा के रखती हैं। तो वो मैंने पर्सनली सोचा था क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा-सा टच है बट वो वहीं होता है और कहीं नहीं होता क्योंकि पल्ला सँभालने का टाइम नहीं है, तो पल्ला जो है वहाँ पे वो अटका के एक बड़ा स्पेसिफिक चीज़ है जो मैंने सिर्फ़ राजस्थान में देखी और कहीं नहीं देखी। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मज़े की बात ये थी कि जहाँ हम शूट कर रहे थे वहीं पे ही हम रह भी रहे थे। तो एक बहुत हेल्प हुई एनवायरमेंटल सपोर्ट से भी। उस ज़ोन में थे उस आप। ज़ोन में रहते हैं आप फिर। और कमाल की बात है क्लाइमैक्स में वो जो आपका गाने वाला जो थिएटर में काम आया था वो यहाँ पर किसी ने एक्सप्लोर किया पहली बार। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली और ये इनफैक्ट जो डायरेक्टर हैं शो के साहिर रज़ा उनका उनका थॉट था, उन्होंने मुझे लोरी भेजी थी, जो एक राजस्थान की फ़ोक सॉन्ग है और बहुत ही प्यारी है और उन्होंने मुझे भेजी और कहा कि आप गा के देखेंगी ये? तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल चाहूँगी और एकता कपूर जिनकी वजह से ये शो खड़ा है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि कि इस तरह का टच एक एक इम्पॉर्टेंट स्पेस में रहे इस सीरीज में क्योंकि क्लाइमैक्स तो जो है जितना वो एक ऑलमोस्ट एक इतना हॉन्टिंग है कि वो मेरे लिए देखना मुश्किल है मुझे ही देखकर एक वो अजीब सी फीलिंग आई कि हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने। कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी रोल से निकलने में मुश्किल हुआ? वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला थोड़ा मुश्किल हुआ? लंच बॉक्स से निकलने में मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं बहुत महीनों तक प्रिपेयर कर रही थी और एक मैंने अपने आप को काफ़ी आइसोलेट किया था उस रोल के लिए, सोशली थोड़ा आइसोलेट किया था अपने आप को। उस वक्त थोड़ा आसान भी था क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह था नहीं उस वक्त बट मैं थोड़ा ना उस कैरेक्टर की इनवर्ड जर्नी में जाने में इंटरेस्टेड थी। ऑल्सो पहली फिल्म थी मेरी इन अ वे जब एक पहला एक प्रिंसिपल रोल मुझे मिला था तो मैं बहुत शिद्दत से एक पूरी उसके साथ कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करना चाह रही थी इस रोल के लिए। तो उससे निकलने में मुझे दुख हुआ था एक्चुअली कि उफ ये कितनी प्यारी दुनिया थी इसकी, सिंपल सी एक सोच बहुत सिंपल थी उस कैरेक्टर की। तो उससे निकलने में मुझे थोड़ा वो वक्त प्रिपरेशन आपकी दिखती भी है कि आप जब वो आंटी से मांग रहे हो ना हाँ साजन का हाँ 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 कैसेट है क्या वो हाँ हाँ गाना हाँ हाँ चलाई, वो सब वो दिख रहा है, आप फील कर रहे हो, वो हाँ आंखों में जो मैनरिज्म जी आपने पकड़ा है ना, जी वो प्रिपरेशन की वजह से वो मेहनत दिखती है। जी, और वो सिर्फ़ एक साइलेंस थी। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना-जुलना नहीं था और मैं बिल्कुल अपने आप में रह रही थी थोड़ा, वो क्योंकि अंदर का एक वो निकल रहा था, हाँ, मुझे लगता है कि वो लोनलीनेस वो सब आपने हाँ, अंदर डाला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने वो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी थी उस वक़्त। इस समय का एम्बिशन क्या है? अगला काम किस सब्जेक्ट में लिया जाए क्योंकि मुझे बहुत जॉनर्स बहुत इंटरेस्ट करते हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडीज़, जैसे हॉरर। मैं हॉरर को बिल्कुल नापसंद करती हूँ देखना। मुझे कोई इस इमोशन में समझ नहीं आता कि आप पैसे दे के क्यों डरेंगे? मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं हॉरर फ़िल्म्स में काम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कॉन्सेप्ट जो एक है ना कि एक और वैसा वाला शायद नहीं कि जहाँ पर आपको एक ऑब्वियस तरीके से आप डराएँ, जो एक सटल तरीके से जो एक आई वुड लाइक टू डू दैट, एक्सप्लोर और दैट। आजकल तो एक और जॉनर है ना रोमांटिक हॉरर कॉमेडी वाला। एब्सोल्युटली क्योंकि इसमें कॉमेडी भी आ गई और हॉरर भी आ गया। आई लव दैट। कुछ खास एक्टर्स या कुछ ऐसे हैं जो टिक लिस्ट में जिनके साथ काम करना है? मिस्टर जिन बच्चन जिन के साथ तो कर लिया आपने। जिन सबके साथ नहीं किया उन सबके साथ काम करने करने की इच्छा है बिकॉज क्या होता है कि अब क्या है ना कि इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को इस रोल में इनके साथ इनके ऑपोजिट दिखना है, मुझे उनकी जिंदगी के साथ क्या हुआ है वो उसमें बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कई बार हम कई लोगों को मिलते हैं जो
पर्दे पे बहुत चमकीले और बहुत करिश्मेटिक होते हैं, लेकिन आप उनको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल है ज़िंदगी, और हाँ, हाँ, मतलब इनकी ज़िंदगी मुझे बिलीव नहीं होता कि ऐसी रही है। मुझे ना लोगों की लाइफ़ स्टोरीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अच्छा लगता है जब कई बारी जब आप एक बड़े एक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको बस काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ध्यान आया बायोग्राफी भी कर सकते हो आप। किसका करना चाहोगे अगर आपको आपने मिला पढ़ नहीं मौका? लिया ऑलरेडी? बट ये मैं, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये होगा, और कई बार ये बहुत ज़्यादा नहीं, हम बोल देते हैं। मैनिफेस्टेशन होता है भाई। मैनिफेस्टेशन। हाँ, बोलो आप, अच्छा, खुल के तो बोलो। मेकर्स देखे इंटरव्यू कोई देखेगा ज़रूर। मैं अमृता प्रीतम की बायोग्राफी करूँगी। बहुत ही कमाल करेंगे आप। मुझे लगता है कि जी। एकदम फिट हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी अगर कभी आए तो मैं बहुत दिल से इसमें काम आई करना एम श्योर चाहूँगी। आएगी और आप उसके लिए सबसे फिट हो। कौन इंस्पायर करता है? मेरी मदर, ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में मेरी मदर मुझे बहुत इंस्पायर करती है। क्योंकि ज़िंदगी अगर उनकी मैं लाइफ़ देखूँ, उनकी जहाँ शुरुआत हुई, जैसे-जैसे उन्होंने मोड़ देखे हैं अपनी लाइफ़ में, एक ग्रेस और एक चाइल्ड लाइक एंथुसियाज़्म जो उनमें है आज तक, जो छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना जानती हैं, वो मेरे लिए एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक सक्सेस की इंडिकेशन है। तो मेरे लिए वो बहुत, बहुत, बहुत इंस्पायरिंग है। सक्सेस स्टोरी है लेकिन सक्सेस से इम्पोर्टेंट है फेलियर्स। फेलियर्स आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। जी। इस खूबसूरत सी जर्नी में सबसे बड़े चैलेंजेस या फेलियर्स क्या रहे हैं? चैलेंजेस कहूँगी, फेलियर्स, मुझे वर्ड फेलियर्स इसीलिए कई बारी तकलीफ़ होती है कहने में, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि उसमें भी एक सीख थी, तो मैंने कुछ अटेम्प्ट किया, और अगर वो उस हिसाब से नहीं ढला, जैसे कि मान लीजिए कोई फ़िल्म में मैंने अपनी जी जान लगा दी, खून-पसीना डाल दिया, और वो फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर ऐसी चली नहीं जैसा कि हमें लगता है चलनी चाहिए थी। तो उसको मैं फेलियर कहूँ, ये मुझे अपने लिए ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि मैं फिर अपने काम को कहीं न डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन यू नो बॉक्स ऑफिस से बट सक्सेस फेलियर आप माप नहीं सकते। नहीं माप सकते। तो लाइफ के चैलेंजेस बहुत रहे हैं, बिल्कुल आए दिन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब तो सब ठीक हो गया। और कई बारी मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि आप ना रिलैक्स नहीं कर पाते काम करते समय। तभी मैं पहाड़ों में जाना बहुत पसंद करती हूँ। ट्रैकिंग मैं करती हैं ट्रैकिंग, आप। हाइकिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ लगता है कि आपको सिर्फ़ अपने अगले कदम के बारे में सोचना है कि मैं बस अगला कदम कहाँ रख रही हूँ। मुझे वो बहुत थेरेप्यूटिक लगता है एक्चुअली। सो आए दिन चैलेंजेस ये रहते हैं कि आप रिलैक्स या अनवाइंड नहीं कर पाते इतनी आसानी से। तो और एक सोशल मीडिया है, और एक लोगों के ओपिनियंस हैं, या अब आप क्या करें? अभी आप एक हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना कोई ट्रेन तो छूट रही है। ये जो एक एंग्ज़ायटी है ना, जो एक अर्बन लाइव्स और अर्बन, फोमो। हाँ, मतलब आपको हमेशा लगता है कि मैं इतनी शांत फ़ील कर रही हूँ, पता नहीं क्या ऐसा है जो मैं नहीं कर रही हूँ कि ये जो एक फालतू के जो प्रेशर्स हैं ना हम पे आजकल, अपने ही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं, ये भी मैं कहूँगी। कई बारी आई जस्ट वांट टू अनवाइंड। वो कोई ऐसा पॉइंट जिसको सोच के आप बहुत प्राउड फील करते हो, इमोशनल होते हो कि यार वो वाला पॉइंट ना सबसे ऐसा था, वो वाक़ई चैलेंजिंग था और जी। वहाँ से निकलना वो मेरे लिए सक्सेस था। ऐसा कुछ पॉइंट? मैं ये समझूँगी कि जब हर वो दिन जब मुझे लगा कि मुझे बम्बई छोड़कर चले जाना चाहिए, कि अब इसके आगे मैं और कोशिश नहीं कर सकती, और ये कई बार हमारी लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि अब मैं एक ऐसे मुकाम पर हूँ जब मैं ऐसा नहीं सोचती कि कि अब मेरे लिए सब कुछ सॉर्टेड है। आप जब गिव अप नहीं करते, और जब आप अगले दिन उठकर उतने ही एंथुसियाज्म और उतने ही एक लाइफ के प्रति इंटरेस्ट से अपना दिन बिताना चाहते हैं, वो एक सक्सेस अपने आप में है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको लोगों ने 10 बातें कही हों, चैलेंजेस आपके सामने आए हों, ओपिनियंस, जजमेंट्स, पर आपने उस सब के बावजूद अगले दिन उठकर अपनी एक आइडेंटिटी और अपनी एक, आई थिंक अपने एक वजूद को कहीं ना गुम नहीं होने दिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक अपने आप को मैं बोलती हूँ ना कि आई कैन पैट माई सेल्फ ऑन द बैक फॉर दैट।